पश्चिमी भारत की ही नहीं बल्कि देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सजा की है। जी हां, 14 साल पुराने मामले में देश की सबसे बड़ी सजा, वो सजा जिसमें 38 दोषियों को फांसी देने का आदेश जारी हुआ। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आज आई सजा की, जिसने 14 साल पहले साल 2008 में 21 बम धमाकों से अहमदाबाद ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। जुलाई 2008 की तारीख अंकित हो गई है। ये वो तारीख है जब सिलसिलेवार हुए बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया था। करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे मणिनगर 4 से वहाँ पे मेरा भाई वो वहाँ जेरोक्स करवाने खड़ा था और वहाँ किटली थी, वहाँ चाय पी रहा था, वहाँ धमाका हुआ। तमाम लोगों को दोषी पाया गया और सजाएं सुनाई गई। जगह अहमदाबाद, तारीख 26 जुलाई 2008, वक्त शाम का। जिंदगी अपने रफ्तार में थी। मुंबई के बाद कभी ना रुकने वाला शहर अहमदाबाद की ये शाम किसी आम शाम की तरह रात की ओर बढ़ रही थी। लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे, घर से बाजार निकल रहे थे। हर तरह के लोगों की भीड़ आने वाले 70 मिनट से अनजान थी। वक्त 6:45। पहला धमाका। अहमदाबाद के लोग इसे पटाखे की आवाज समझकर नजरअंदाज करने ही वाले थे कि दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। वक्त 7:55 तक कुल 21 धमाके। इन 21 धमाकों में बाजार भी थे, इमारतें भी थीं और अस्पताल भी। हमला इस तरीके से किया गया था कि इंसान अगर एक धमाके में जख्मी होकर बच भी जाए तो अगले धमाके में उसकी मौत निश्चित हो जाए। जो सड़कों से बचे उन्हें धमाकों ने अस्पताल तक खदेड़ा और अहमदाबाद में अंजाम दी गई ये साजिश रची गई सूरत में। इस साजिश में तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन सिमी ने ली। इन हमलों का मकसद था गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों का बदला लेना। अब जब इस मामले में फैसला सामने आया तो देश का सबसे बड़ा फैसला बन गया। 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 लोगों को आजीवन कारावास, 28 अन्य आरोपियों को बरी किया गया। बम धमाकों में 56 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। 14 साल बाद फैसला। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। जब ये धमाके हुए उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस जांच की क्या वो सीधे जानकारी आपसे लिया करते थे, सीधे वो संपर्क में रहते थे जांच की प्रोग्रेस को लेकर? हमारे सीनियर अधिकारियों को वो निरंतर मार्गदर्शन देते रहते थे और उनसे जानकारी भी लेते रहते थे। आखिर इतने घिनौने और विभत्स आतंकवादी हमले का फैसला होने में 14 साल का वक्त क्यों लग गया? ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहा होगा, तो इसकी हकीकत जान लीजिए। 14 साल क्यों लगे? फैसला 7015 पन्ने का है। सुनवाई में 1100 की गवाही हुई। अहमदाबाद के अलावा भी कई शहरों में फैली हुई थी साजिश। अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिन के बाद पुलिस ने
सूरत के कुछ इलाकों से भी कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस मामले में बाद में 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस फैसले के आने के बाद बम कांड के शिकार हुए परिवारों को इंसाफ मिल पाया है। जो भी आतंकवादी सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चुकादा लेट आया है आफ्टर 14 इयर्स। तो मैं चुकादों को खूब सराहना कर रहा हूँ और धन्यवाद रहा हूँ हाईकोर्ट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। न्याय पे भरोसा है, न्याय हुआ है, लेकिन थोड़ा देरी से हुआ है। और ये न्याय देरी से होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता, उसका जो एग्जाम्पल होना चाहिए वो इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आज का माहौल भी इतना खतरनाक है, इंटरनल सिक्योरिटी का माहौल इतना ही खराब है, तो ये जो भी है आतंकवादी और आतंकी, इसको एक बोधपाठ मिलना चाहिए, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। जिस परिवार का कोई अपना बेवजह इस हमले का शिकार हो गया, उन्हें फैसले से राहत तो मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जान गई वो लौट कर नहीं आ सकती। मगर इन हमलों से सबक ये लेने की जरूरत है कि हम हमेशा अपने आसपास को लेकर सतर्क रहें, किसी भी संदेह पैदा करने वाली गतिविधि को लेकर जागरूक रहें। क्या पता ऐसा करके कितने हमलावरों की साजिश को नाकाम कर सकते हैं। देश के सबसे अहम फैसले के बाद अब बात करते हैं देश में हुए सबसे खतरनाक गड़बड़झाले की, जिसमें हिमालय पर बैठा एक योगी देश के शेयर बाजार की सबसे बड़ी इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी को रिमोट से कंट्रोल करके घोटाला करने को कह रहा था और एमडी चित्रा रामकृष्ण उसके इशारों पर गोपनीय जानकारियों से लेकर करोड़ों रुपए की खैरात बांट रही थी। जी हां, हम एनएसई घोटाले की बात कर रहे हैं, जिसमें आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण से पूछताछ की और उनके साथ साथ पूर्व सीईओ रवि नरेन और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी है। ये तस्वीरें हैं चित्रा रामकृष्ण के घर पर सीबीआई छापे की। सीबीआई ने दिल्ली की ओपीजी सिक्योरिटीज के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। एजेंसी ने कहा है कि संजय गुप्ता पहले शख्स थे जिन्हें अन्य ब्रोकर्स की तुलना में कुछ सेकंड पहले एक्सचेंज के सर्वर का एक्सेस मिल जाता था। एजेंसी इसी के साथ सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ और अधिकारियों की भी जांच कर रही है। चित्रा एनएसई में अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक प्रबंध निदेशक थीं और आरोप यह है वो एक बाबा को एक्सचेंज की खुफिया जानकारी दिया करती थीं। इससे पहले चित्रा के घर पर गुरुवार को इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। चित्रा रामकृष्णा के यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी और सीबीआई की टीम यहाँ पर देखिए फिलहाल अब रेड करने के बाद में कुछ दस्तावेजों के साथ निकली हुई है। ये आप देख सकते हैं सीबीआई के अधिकारियों को, जिनके हाथ में कुछ बैग है और ये सूटकेस जिसमें कुछ दस्तावेज भरे गए हैं और महिला सीबीआई की टीम है और जो अधिकारी हैं उनके पास में ये कुछ दस्तावेज हैं और अब बड़ा सा जो काले रंग का एक सूटकेस देख रहे हैं आप, उसमें कुछ सामान भरे गए हैं, कुछ बैग्स भरे गए हैं। 3 अधिकारी हैं वो सामानों को भर रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम सुबह 4 बजे मुंबई के चेंबूर इलाके में चित्रा रामकृष्णा के घर पर पहुंची थी। उन्होंने छापेमारी की। आज करोड़ों के गड़बड़झाले में फंसी चित्रा 2013 में फॉर्च्यून 50 की लिस्ट में टॉप पावरफुल महिलाओं में शामिल थीं। उन्होंने 2 दिसंबर 2016 को एनएसई से इस्तीफा दे दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।